एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम नया टेस्ट लगाने वाले 33 टेस्ट नंबर 33। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द खेड़ा सत्याग्रह और फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला बोल रहा है द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स रेफ्यूजल टू द रिड्यूस लैंड रेवेन्यू डिस्पाइट द क्रॉप फेलियर टू द सीवियर ड्रॉट। कि मूवमेंट इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट के खिलाफ, कि रिफ्यूज़ किया था ना उनको कि भाई सीवियर ड्रॉट आ रहा है तभी भी उनको कोई भी क्रॉप फेलियर पे भी लैंड रेवेन्यू जमा करना ही पड़ेगा। एक तरह का एक्सटॉर्शन था ये। द मूवमेंट वॉज लेड बाय द गांधी जी हु वॉज सपोर्टेड बाय द विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, सबसे पहले जो है खेड़ा तो याद होगा, केक से याद कर सकते हैं हम लोग। चंपारण अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, फिर खेड़ा हुआ था, एंड ये केक वाले ER छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट जो है ना, क्योंकि रेफ्यूज़ल वो 1917 में ही हुआ था, याद रखिएगा 1917 में। ये सारे 1917 में ही हैं जो कि रीजनल, ये कोई ऑल इंडिया मूवमेंट तो थी नहीं गांधी जी की, रीजनल मूवमेंट था। तो ड्रॉट का 1917 में ही आया था। तो जो फार्मर्स थे ना प्राइमरी उसके कब्बी पत्तीदार कम्युनिटीज़ के, वो मना कर रहे थे यार ड्रॉट आई है तो हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो गांधी जी ने खेड़ा जो फार्मर्स थे मूवमेंट वो लेड किया था। गांधी जी और विट्ठल भाई पटेल नहीं, वल्लभ भाई पटेल। देखो विट्ठल भाई पटेल को एक ही चीज़ से याद कर सकते हैं, 1925 में ये इलेक्ट हुए थे एज अ स्पीकर। ठीक है, इलेक्टेड एज अ स्पीकर। उस टाइम स्पीकर को प्रेसिडेंट कहते थे उस लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो वो हो गए थे 1925 में। और इसी जब वो इलेक्ट हुए थे, बैठे हुए थे, तो जो सुखदेव हैं और भगत सिंह थे, जो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो कि बॉम्ब केस होता है ना, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, 1929 में तो बॉम्ब फेंके थे लोग ना उनके पे। ठीक है, तो उस टाइम लेजिस्लेट 2 बिल थी ना, एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल थी और एक और बिल थी। 2 बिल के खिलाफ वो लोग मना कर रहे थे और उसमें बम फेंके थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, और तो इसीलिए विट्ठल भाई पटेल गलत है, वल्लभ भाई पटेल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है, हाउ डिड द चंपारण खेड़ा एंड द मिल वर्कर्स मूवमेंट ऑफ द 1917-18 कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज़ फ्रीडम। कैसे चंपारण खेड़ा और मिल कैसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था किस में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। हमें भूलना नहीं चाहिए, यही एक इनिशियली चीज़ थी जिसमें गांधी जी को बहुत सारा एक तरह का कॉन्फिडेंस मिला था। क्या मिला था? कॉन्फिडेंस मिला था कि वो एक ऐसा पावर रख रहे थे कि ताकि वो जो डिसीजंस थे ब्रिटिशर्स के, वो उसको भी शेक कर रहे थे, मतलब उसको भी टॉर्चर कह सकते हैं या हटा रहे थे चीज़ों को। जब लोगों को बिलीव होने लगा कि कोई आया है जो कि वायलेंस ना करते हुए भी चीज़ों को सही हो रहा है, प्रेयर पिटिशन और ये सब चीज़ों से आ रही है चीज़ें। ठीक है, तो लोगों का भरोसा बढ़ता ही गया था। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस सत्याग्रह था ये, और उसके हिसाब से जीत रहे तो यही एक खास बात थी। तो इसमें बी वाला देखिए, दे मार्क द एंट्री ऑफ द महात्मा गांधी इनटू इंडियन पॉलिटिक्स एंड दे एम्फसाइज द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इनका जो पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी का आना और वो भी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के साथ इतनी सारी चीज़ें जीतना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह में देखना होता है कि भाई इसकी स्टेटमेंट, बरदौली में वल्लभ भाई पटेल को ही वो जो मिला था सरदार के जो उपाधि में दी गई थी, वो बरदौली की वुमेन नहीं दी थी। तो बरदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, जब नेहरू रिपोर्ट आया था, उसी टाइम याद कर लीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट आया था तो बरदौली सत्याग्रह भी हुआ। द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट इज़ विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, ये दिए देखो, विट्ठल भाई पटेल दिया है। ठीक है, गलत है। अभी मैंने बोला वल्लभ भाई पटेल को मिला था, वल्लभ और विट्ठल को अलग कर दे रहे हैं। इन सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट KM मुंशी एंड लालाजी रामजी रिजाइन फ्रॉम द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अंडर दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू रेट फ्रॉम द 30% टू 12%। देखो, जो बरदौली जो जगह है वो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, क्योंकि फार्मर्स रिफ्यूज़ कर रहे थे कि जो इंक्रीज़ की गई थी लैंड रेवेन्यू, डिमांड किया गया था उस चीज़ों को। तो बरदौली सत्याग्रह में ये जो है 30 से लेके 6% की बारे में बात हो रही थी, 6%। ठीक है, इतना परसेंट वाला हो गया था, तो इसीलिए थर्ड वाला गलत हो जाएगा, पहला गलत ही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, और सरदार जो है लीडर, जो इनको की उपाधि मिली थी, वो मैंने वहाँ की बरदौली की औरतों ने दिया था सरदार की, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। द रॉलेट एक्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक लॉ। द रॉलेट एक्ट अलाउड द इम्प्रिजमेंट विदाउट द ट्रायल्स एंड द ट्रायल्स विदाउट ज्यूरी। ठीक है,
तो रॉलेट एक्ट क्या बोल रहा है? देखो सबसे पहली बात है ना, वो ब्लैक लॉ कहते थे, अनार्की वाला भी एक लॉ होती है, अनार्किज्म कुछ करके इसको भी रॉलेट एक्ट को बोला जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इम्प्रिजमेंट विदाउट नो दलील, नो अपील और नो वकील करके स्टेटमेंट बोला गया था, और ये आर वाला बिल्कुल सही है। तो यही तो रीज़न है कि अगर उसको ब्लैक लॉ कहा जा रहा है तो किस बेसिस पे कहा जा रहा है, क्योंकि ना ट्रायल्स हो रहे हैं, ना कि आपको ज्यूरी मिलेगी और ना ही एडवोकेट मिलेंगे, तो नो अलील, नो अपील, नो दलील, कोई चीज़ नहीं थी, तो बिल्कुल एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है, कंसीडर करना है फॉलोइंग नागपुर सेशन में, और भी 1920 का दिसंबर का, ठीक है। नागपुर सेशन ही ऐसा सेशन है, देखो सबसे पहले तो 1920 में अगस्त से स्टार्ट हो गया था एनसीएम, लेकिन उसके बाद जो अप्रूवल मिला था, ऑफिशियली जो अप्रूवमेंट थी, अप्रूवल कौन दिया था? आईएनसी ने दी थी नागपुर सेशन में कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। एनसीएम तो स्टार्ट कर दिए थे गांधी जी ने, पर जो आईएनसी है मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बोली थी 15 दिसंबर 1920 में कि हम सपोर्ट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बोला 15 मेंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज एस्टैब्लिश इन दिस सेशन। दूसरा, द एंट्री फ़ी फॉर कांग्रेस मेंबरशिप वॉज रिड्यूस टू 4 अन्नास, मतलब जो एंट्री फ़ीस थी वो बहुत कम कर दी गई थी। तो किसी भी चीज़ों के लिए एंट्री फ़ीस कम कर देना नाम मात्र का करना होता है तो सही रहता है। और 15 मेंबर की जो कमेटी है वो बैठाई गई थी, ठीक है। हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था ये, सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था, यही से तो एक एनसीएम सबसे ज़्यादा क्या ऑल इंडिया मास मूवमेंट था गांधी जी का स्पेशली, क्योंकि जो केक आया था, मतलब जो चंपारण था, अहमदाबाद था, खेड़ा था, ये सब रीजनल मूवमेंट थे उनकी। एक सबसे बड़ी मूवमेंट एनसीएम होने वाली थी जो ऑल इंडिया जाती, और फिर अगर वो उसकी जो जीत हुई होती, अगर विड्रॉ नहीं किया होता गांधी जी ने चौरी चौरा की वजह से, तो कुछ अलग हिस्ट्री होती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एनसीएम। एनसीएम में रोल क्या था? देखो खिलाफत में ना, खिलाफत में शायद मदन मोहन मालवीय जी, नहीं, खिलाफत में मदन मोहन मालवीय जी और एक और शायद रविन्द्रनाथ टैगोर तो दिए थे खिलाफत वाले में। खिलाफत में देख के बताऊंगी मैं, मतलब याद नहीं आ रहा है। जो ये लोग थे ना एनसीएम के टाइम, ना मदन मोहन मालवीय किए थे और ना ही जिन्ना किए थे, दोनों के दोनों लोग सपोर्ट नहीं किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी शायद नहीं किए थे सपोर्ट, ठीक है, देखना पड़ेगा इसको। पर 3 लोग थे, तीनों लोग में सपोर्ट नहीं किए थे, अलग अलग। जैसे खेड़ा का, अरे खिलाफत हो गया, वो अलग था, तो उसमें कौन सपोर्ट नहीं किया था? एनसीएम में अलग अलग सपोर्ट नहीं किया था। इन तीनों में ही बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं एनसीएम में। बोल रहा है 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड द कॉलेजेस टू ज्वाइन द नेशनल इंस्टीट्यूशंस। ड्यूरिंग द सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस लाइक कैलकाटा बॉम्बे यूनिवर्सिटी वर स्टैब्लिश, ठीक है। उस टाइम जो कैलकाटा बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी उस टाइम इस्टेब्लिश की गई थी, ये गलत है। देखो उस टाइम क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ था, याद कर लीजिएगा। एनसीएम के टाइम में गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये 3 पीठ हो गए। जामिया इस्लामिया भी किया गया था, जामिया इस्लामिया, ठीक है। तो एनसीएम के दौरान में पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो स्टूडेंट्स थे वो छोड़ दिए थे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। गांधी जी ने पूछा था अगर आपको जो चीज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और ये सारे गुजरात विद्यापीठ और जामिया इस्लामिया जो है 1921 में काशी विद्यापीठ था, इस तरह से इस्टेब्लिश हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो बात हो रही है ना 1857 में हो गई थी उस टाइम, ठीक है। तो 1857 में ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा हो गया था, कहाँ गया ये 1857 का रिवॉल्ट में, तो ओनली 1 सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो खिलाफत का सबसे पहले देखो क्या हो रहा था, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था, ठीक है। मतलब 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, चला जो, तो ब्रिटेन क्या किया रहा था, अलाइज डिफीट कर गई थी ऑटोमन एम्पायर को, ठीक है। जो टर्की का वो था, तो क्या किया था ब्रिटेन ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने वो हरा दिया था, ब्रिटेन ने हरा दिया था किसको, ऑटोमन एम्पायर को टर्की के, ठीक है। जब हरा दिया गया था तो जो वहाँ ऑटोमन सुल्तान था वहाँ पे कैलिफ कहा जाता था, तो ये लोग कैलिफ को हटा रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन थी, वो कैलिफ को हटा रहे थे। तो वहाँ के लोग जो मुस्लिम्स थे ना वो बहुत गुस्से में थे। इंडियन ऐसे भी इंडिया पे भी प्रभाव पड़ा, इंडियन मुस्लिम्स भी बहुत गुस्से में आ गए कि भाई कैलिफ तो प्रोटेक्ट करता है क्या, इस्लाम को प्रोटेक्ट करता है। ये सारी चीज़ों की वजह से ही खिलाफत स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो खिलाफत जब स्टार्ट हुआ तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अच्छा कि इस तरह से मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के साथ आ सकेंगे, ठीक है, एक साथ। तो बाद में महात्मा गांधी ने खिलाफत को ही लिंक कर दिया था एनसीएम के साथ,
ठीक है। तो एक तरह का उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट कह लो या कम्युनिज्म को हटाने के लिए, तो टू प्रोटेक्ट द खलीफाज कंट्रोल ओवर द मुस्लिम होली प्लेसेस, इसकी वजह से। और फाइनली 1928-25 में कैलिफ हटा ही दिया गया था, ठीक है। और टर्की इतना ज़्यादा पॉपुलर और वो है, ज़्यादा स्टेबल है इस टाइम, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे रीजंस थे उस टाइम के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। द अर्ली नेशनलिस्ट विद इन द कांग्रेस एम्फसाइज्ड नेगोशिएशंस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर द ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो हाँ, स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, जो कांग्रेस एम्फसाइज कर रही थी वही प्रेयर पिटिशन और प्रोटेस्ट वाली, कि ब्रिटिशर्स को ना प्यार से कि भाई हमें प्यार कर करके प्यार से मिल जाएगा, हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करा लेंगे, हम जी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सारी चीज़ें इल्यूजन्स बेस्ड थी। फिर बोल रहे हैं कि द असर्टिव नेशनलिस्ट विद इन द कांग्रेस डिमांडेड इमीडिएट सेल्फ रूल एंड प्रमोटेड द स्वदेशी एंड द बाइकॉट मूवमेंट्स। तो जो असर्टिव रूल से, देखो आईएनसी में दो लोग थे, मॉडरेट्स थे और एक थे मॉडरेट्स आ गए और एक थे एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ठीक है। तो इनिशियली जो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज़ा मेहता, ये लोग क्या थे, नॉर्मली ये लोग मॉडरेट्स थे, ठीक है। बाद में लाल बाल पाल ये लोग जो थे वो जाके एक्सट्रीमिस्ट आए थे, 1905 से उन लोगों का ज़्यादा देखने को मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट ये सब चीज़ें जो थी ना वो एक्सट्रीज़म पे ही आई थी, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो स्टेटमेंट दे दिए हैं। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू द बॉम्ब ऑन द सेंट्रल असेंबली ऑन द 8 अप्रैल 1929 को, ऊपर मैंने बताया कि बॉम्ब फेंका था। दे वॉन्टेड टू किल इनोसेंट पीपल, नहीं कैसे, इनोसेंट पीपल को नहीं मारना चाहते थे, और तो सबसे बकवास ये रीज़न दिया हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहला वाला करेक्ट हो जाएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 8 अप्रैल को इन्होंने फेंका था और 2 बिल पारित की जा रही थी ना, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक और बिल थी जिसको लिए ये खिलाफ में फेंके थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब भगत सिंह ने बोला था, इट टेक्स अ लाउड साउंड टू मेक द डीफ हियर, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ करनी पड़ेगी और बहरे को कुछ सुनाना है। तो मतलब वो बेसिकली कहना चाह रहे थे जो ब्रिटिशर्स है वो बहरे हैं और हमें बम फेंकना पड़ेगा या बहुत तेज़ आवाज़ देनी पड़ेगी ताकि उनको सुनाई दे सके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द वाइड स्प्रेड अपोजिशन टू द साइमन कमीशन बाय ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इन द 1927, ठीक है। इसीलिए 1927 में अब देखते हैं साइमन कमीशन की अपोजिशन क्या थी। हमें पता है साइमन कमीशन जो था 1927 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, एक्चुअली 1928 फैब 1928 में आया था, आना उसको 1929 में था लेकिन 1928 के फैब में आया था, 1927 से कॉन्स्टिट्यूट करके वहाँ से चला था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंस आई केम टू इंडिया माई पॉलिसी हैज़ बीन इमैक्सुलेटेड द कांग्रेस एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये किस स्टेटमेंट बोला था कि सिंस आई केम टू इंडिया जो थी, तो वो लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि माई पॉलिसी हैज़ बीन इमैक्सुलेटेड द कांग्रेस एट एनी कॉस्ट। तो स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड ऑन द मॉडल ऑफ द आयरिश होम रूल मूवमेंट डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो आयरिस की उससे डिमांड करके आया था। बाल गंगाधर तिलक लॉन्च द मूवमेंट विद इट्स हेडक्वार्टर इन द मद्रास विद द एनी बेसेंट स्टार्टेड विद द हेडक्वार्टर इन पुणे। ये स्वैप कर दिया है, ठीक है। तो मद्रास का था ना, तिलक नहीं थे, एनी बेसेंट थी, ठीक है। इन 1920 मद्रास रीनेम द ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट एट स्वराज सभा। तो क्या किए थे गांधी जी, होम रूल लीग मूवमेंट जो है उसको वो कर दिए थे, उसको स्वराज सभा में चेंज कर दिए थे। होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में चेंज स्टार्ट हुआ था। एनी बेसेंट स्टार्ट की थी लगभग सितंबर से, अप्रैल से बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट किए थे। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट 1 और 3 वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कहाँ से किए थे, पुणे से किए थे, और एनी बेसेंट कहाँ से की थी, मद्रास अद्यार वाला, ठीक है। तो 1 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर्स कौन थे ये देखना पड़ेगा। खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 से स्टार्ट हुआ था, वो 1924 तक चला था। शौकत अली और मोहम्मद अली जो हैं, अली ब्रदर्स कह सकते हैं, तो वो लोग थे, ठीक है। और उसके बाद एनसीएम में मर्ज हो गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वॉज फॉर्म्ड इन द 1928 बाई महात्मा मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जो है उन्होंने स्टार्ट किया था,
जो मोतीलाल नेहरू नहीं किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे। कंफ्यूज करने के लिए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट देने के बाद ही उनकी बात ख़त्म हो गई थी लगभग। बात ख़त्म इन द सेंस नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और ये लोग हैं जवाहरलाल नेहरू, वो लोग दिए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाए थे, ठीक है। उसके बाद ये इनकी डिमांड थी कि इन लोग की जो डिमांड थी वो बोल रहे थे भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अभी हम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज लीग वॉज टू कंप्लीट डोमिनियन, डिमांड फॉर द डोमिनियन स्टेटस। नहीं, अब जो चाहिए था ना, जब लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने रावी रिवर के लिए फ्लैग लहराया था 31 दिसंबर 1929 को, तो उनको अब डिमांड चाहिए था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। स्वराज्य की डिमांड किया गया था, न कि डोमिनियन स्टेटस। अभी तक ये डोमिनियन स्टेटस की बारे में बात करते हैं, अब ये लोग चाहिए नहीं था उनको, नीदर वन नीदर टू हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई इज़ द लाहौर सेशन ऑफ द INC 1929 सिग्निफिकेंट। तो INC का लाहौर सेशन क्यों इतना फेमस था 1929 का? और भी पता इसकी जो रिपब्लिक डे के लिए बहुत ज़्यादा एक फैक्टर आता है कि हम 26 जनवरी 1950 तक क्यों रुके थे, तो एक बहुत मेजर फैक्टर था। लाहौर सेशन में ही पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज की डिमांड की थी, ठीक है। तो ये पास द रिजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। लॉर्ड मॉर्ले वॉज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइसराय ऑफ द इंडिया। देखो, सबसे पहले वो जो वाइसराय और ये लोग चेंज करते थे, तो रीज़न वाला गलत है, क्योंकि देखो मॉर्ले और मिंटो बोला है ना, तो जो मिंटो है वाइसराय रहेगा, लेकिन मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी, ठीक है। मॉर्ले सेक्रेटरी होगा, मिंटो जो होगा वॉइस रहा होगा, मिंटो वॉइस, इसीलिए जो स्टेटमेंट हो जाएगा ना सी वाला, वो वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल क्या रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कंसीडर करने हमें फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पहला बोल रहा है इंट्रोड्यूस द, क्या इंट्रोड्यूस किया है, सिमेट्री ऑफ द डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 1919 में ये इंट्रोडक्शन तो हुआ था, बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हुआ था, जैसे बता रही मैं, जैसे रिजर्व सब्जेक्ट डायरकी, जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, बाइकैमरिज्म, ये भी स्टार्ट हो गया था यहाँ से। और जो हम पढ़ रहे हैं ना डायरकी, वही जो है स्टार्ट कर दिया गया था, इंट्रोडक्शन हुआ था, बाद में प्रोविंसेस से हटा के सेंट्रल में डाल दिया गया था 1935 के एक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। इट इम्प्लीमेंटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ये नहीं था ऐसा, क्योंकि 1909 में ही ऐसी चीज़ें आ गई थी, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ये जो मॉन्टेगू क्लैमफोर्ड रिफॉर्म था ये था। इट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू डिसाइड वेदर द वुमेन कुड वोट इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस और नॉट। बिल्कुल ये सही है, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन द मार्च 1918 में कौन सा, तो स्ट्राइक्स जो हुए थे वो देखने पड़ेंगे किस वजह से हुए थे। तो अहमदाबाद स्ट्राइक जो था, एक ही रीज़न था, विड्रॉल ऑफ द प्लेग बोनस बाय द मिल वर्कर्स, कि वो प्लेग का बोनस भी नहीं दे रहे थे मिल वर्कर्स को। 1918 में हुआ, फरवरी मार्च में, ठीक है, अहमदाबाद वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेहरू रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में बताइए। अ सब कमिटी अंडर मोतीलाल नेहरू चेयरमैनशिप वॉज फॉर्म्ड इन फरवरी 1928। द रिपोर्ट प्रपोज द जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम। सबसे पहली बात कि वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेहरू रिपोर्ट में बाइकआउट किया गया था, जो कमीशन, साइमन कमीशन की बाइकआउट के बाद नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था कि इंडियंस को थोड़ा सा पूछा गया कि भाई एक ड्राफ्ट किया गया प्रपोजल्स कि भाई नेहरू रिपोर्ट को अगर आप साइमन कमीशन को बाइकआउट कर रहे हो तो आप अपने प्रपोजल्स बताओ। तो मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस कमेटी बैठाई और उस टाइम नेहरू रिपोर्ट निकाला। उसने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, याद रखिएगा डोमिनियन स्टेटस, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये मोतीलाल नेहरू ने किया था डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, इसकी डिमांड की थी। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की नहीं, नॉट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वेदर द रेजिड्यूरी पावर्स वुड रिमेन विद द सेंटर, ठीक है, जो रेजिड्यूरी पावर्स होंगी सेंट्रल के साथ होंगी। और इन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, याद रखिएगा जॉइंट इलेक्टोरेट। देखने में साउंड करता है कि भाई नेगेटिव है, लेकिन सेपरेट से अलग था ये,
सेपरेट नहीं, ठीक है, इसीलिए दोनों सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि जॉइंट वाला, मतलब पढ़ने में लगेगा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, क्योंकि इलेक्टोरेट सिस्टम हम 1909 से रिलेट कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइटली कमीशन क्यों ड्यूरिंग द, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉलोनियल रूल था उस टाइम, वाइटली कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इसका पर्पज़ यही था कि जो वेज और वेजेस वर्कर्स हैं ना, उनके राइट्स और चीज़ों को देखना, तो रिपोर्ट करना, रिकमेंड द इम्प्रूवमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग लेबर कंडीशंस ना। वाइटली, तो वाइटली फॉर द वाइट कॉलर जॉब्स वाले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेहरू कमेटी जो बैठाई गई थी, बोल रहा है कि वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में जैसे जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम हमने देखा, वो बोला गया था, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट नेहरू जी ने बनाया था, मोतीलाल नेहरू ने। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स ये नहीं किया गया था। इक्वल राइट्स वुमेन के लिए, सेकुलर स्टेट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सब कुछ चाहिए था, पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए था, जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए था। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को लेके बताना है। इट वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 में, जो 1919 का एक्ट था उसको करने के लिए ये लोग बनाए थे। ये बात सही है कि उसी को रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए वो आया था, फीडबैक लेके आया था। द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन ऑफ द सर जॉन साइमन, ठीक है, ये भी सही है। इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, ये भी सही है। देखो, इसने बोला था, रिकमेंड किया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले आओ। फेडरलिज्म को कहा था, ठीक है। डायरकी कही थी इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहा था इस्टेब्लिश रहेगा, तो 1 2 3। बस इसमें प्रॉब्लम यही थी, इसमें अबॉलिशन सजेस्ट किया था, अबॉलिशन ऑफ दिस, डायरकी को, अबॉलिशन को, ग्रांटिंग द ऑटोनॉमी फॉर द प्रोविंसेस, इसीलिए ना फेडरलिज्म बोला था, ठीक है, अबॉलिश करने के लिए बोला था। लेकिन सबसे मेजर चीज़ यही है कि इसमें कोई भी इंडियंस नहीं थे, ठीक है, तो वाइट पीपल थे, इसीलिए ये इसको बाइकआउट किया गया था। द मुद्दिमन कमिटी रिव्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्ट, कौन से एक्ट को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मुद्दिमन कमेटी ने भी रिकमेंड वो किया था, रिव्यू किया था। सर एलेक्जेंडर कमेटी को चेयर कर रहे थे एलेक्जेंडर, ये उसमें ये भी यही किया गया कि जो बोला गया कि जो सिस्टम है डायरकी की ना, वो फंक्शनिंग नहीं है इफेक्टिवली, तो इसको भी इसने भी यही बोला कि इफेक्टिव नहीं है तो हटा दो उसको, ठीक है। इसीलिए इस रिपोर्ट के बेसिस पे, मुद्दिमन कमेटी की रिपोर्ट पे 1935 में ना एबॉलिशन कर दिया गया था, किसको, डायरकी को हटा दिया गया था, प्रोविंसेस से तो हटा दिया गया था, सेंटर पे लॉन्च किया गया था। ये इसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस पे आई थी, ठीक है, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द NCM? द मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत मूवमेंट, ये बात तो बिल्कुल सही है। अंडर दिस मूवमेंट इंडियन बाइकॉटेड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल। द मूवमेंट रिमेन्स एंटायरली नॉन वायलेंट एंड नेवर टर्न, अरे यही तो गलत है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब है स्टार्ट हो गया था अगस्त में, उसके बाद 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1920 में, 8 अगस्त 1920 में स्टार्ट हो गया था। फिर जब 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था, तो 12 फरवरी को 1922 में महात्मा गांधी ने बोला कि रोक दो इसको, ठीक है। तो तब वायलेंट ही तो हुआ था यहाँ पे चौरी चौरा में, गोरखपुर चौरी चौरा में लगभग 23 पुलिसमैन को मार दिए थे लोग और पुलिस स्टेशन जला दिए थे लोग गुस्से में। तब गांधी जी बरदौली में थे, याद रखिएगा, ठीक है, और उनको किसी ने इन्फॉर्म किया था इस रिस्पेक्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट विद रेजिड्यूरी पावर्स एट द सेंटर, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था फेडरल गवर्नमेंट रेजिड्यूरी पावर्स के साथ, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी इन्होंने, डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। वो तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1929 में लाहौर सेशन में कि पूर्ण स्वराज चाहिए, तो वो ओनली 2 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ 1940? 1940 का लाहौर सेशन कौन प्रिसाइड किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, याद रखिएगा। 1940 का लाहौर सेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जिसमें पाकिस्तान रिजोल्यूशन लेके आए थे वो, ठीक है। INC और महात्मा गांधी स्ट्रांगली अपोज किया गया था पाकिस्तान रिजोल्यूशन को, तो उनका मेन मकसद यही था कि ये लेके आए थे पाकिस्तान का रिजोल्यूशन कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायर की जो ये सब चीज़ें हो गई थी, भीमराव अम्बेडकर भी दलित रिप्रेजेंटेशन के लिए मांगने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। फिर आते हैं द साइमन कमीशन रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ द डायरकी एट द प्रोविंसेस, बिल्कुल। और मुद्दीन जो कमेटी आई थी वो भी यही कर रही थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लिबरल्स ऑफ हिंदू महासभा, मोहम्मद साफीज़, मुस्लिम लीग एंड द जस्टिस पार्टी सपोर्टेड द कमीशन।
ये जो कमीशन थी इसको कौन सी साइमन कमीशन को की रिपोर्ट को ज़्यादा ये लोग कौन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आईएनसी से जस्ट अपोजिट में काम कर रहे थे, वही हिंदू महासभा और मोहम्मद ये लोग रिपोर्ट को साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कहते हैं। हाँ ठीक है। जिन्नाज 14 पॉइंट प्रपोजल वाज रिस्पॉन्स टू द, ये नेहरू रिपोर्ट पे ही था। ठीक है, जिन्ना का जो 14 पॉइंट प्रपोजल था वो नेहरू के रिपोर्ट पे ही आया था कि इनको 14 पॉइंट्स चाहिए थे। ठीक है, रिलीजियस कल्चर और सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कराने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनिफेस्टो ऑफ HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो सोशलिस्ट और वर्किंग क्लास बेस्ड रिवॉल्यूशन थी ये HSRA। और HSRA जो है उसको किसने लॉन्च किया, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो किए थे। उनके मैनिफेस्टो बहुत सारे थे कि भाई अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये सब चीज़ें थी, बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ ही थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रमोटेड द यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स। ठीक है, चलेगा। और इसमें बोल रहा है कि द मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाई ऑल लीडर्स। नहीं, ऑल लीडर्स नहीं, बता रही हूँ मैं। NCM को बहुत लोगों ने अपोज किया था। स्वदेशी की वजह से ये तो ठीक है कि ये लोग अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे गवर्नमेंट के वो सब हटा रहे थे, पर लीडर्स जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू डिसएग्री हो गए थे। ही वॉज डिसएग्री। ठीक है, नॉन कॉपरेशन के दोनों लोग डिसएग्री थे, और यही लोग तो थे प्रो चेंजर्स। ठीक है, स्वराज पार्टी जो बनाए थे। और कुछ लोग थे जो कि स्पेक्टिकल थे गांधी जी के इस मूवमेंट में, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग चीज़ें। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट हो जाएगा पहला वाला सही है, ओनली 1 हो जाएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविज़न ऑफ बाईकैमरिज्म जो मेड हुआ था वो इंडिया में हुआ था, तो ये हुआ था 1919 एक्ट के थ्रू। आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर महात्मा गांधी लॉन्च द NCM। ठीक है, द हंटर कमीशन रिपोर्ट कंप्लीटली एक्सोनरेटेड जनरल डायर। ठीक है, इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस इंसिडेंट रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द नाइटहुड टाइटल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है नाइटहुड टाइटल जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो तो वापस कर ही दिए थे। तीसरा तो बिल्कुल किसी भी हालत में सही हो जाएगा, पर हंटर कमीशन रिपोर्ट कम्प्लीटली एक्सोनरेटेड द जनरल डायर, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला। बट जलियांवाला बाग की वजह से ये NCM और बहुत सारे रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से हुआ था। ठीक है, और अनजस्टिफाइज और एक्सेसिवली हार्श बोला गया था, लेकिन कुछ कहे नहीं थे ये लोग, मतलब कुछ सज़ा नहीं दिया गया था उसको। ठीक है, जनरल डायल को 1 और 3 राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिन अनसुईया बेन सपोर्टेड द गांधी। अनसुईया जो बेन थी वो गांधी जी को सपोर्ट की थी। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, याद रखिएगा, क्योंकि एक लेडी का जो रिस्पॉन्स मतलब सपोर्ट करने का, जैसे सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इन लोग का इंपॉर्टेंट होता है। तो अनसुईया साराभाई जो हैं वो भी सपोर्ट की थी, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी वर्कर्स की वजह से, वो सब की वजह से। द गांधीदास पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट इन 1924 बिटवीन महात्मा गांधी एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू के रिस्पेक्ट में थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैक्ट वॉज टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन द कांग्रेस एंड द स्वराज। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था। ठीक है, बट गांधीदास जो पैक्ट आया था, एग्रीमेंट 1924 थी जवाहरलाल नेहरू और इनके बीच में कह रहा है। सेकंड वाला सही है, क्योंकि पहला वाले में बोल रहा है ना कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था वो पता था कि एब्रप्टली उन्होंने विड्रॉ कर लिया था चौरी चौरा की वजह से। तो 1925 में जो ये गांधीदास पैक्ट आया था, सॉरी दास नहीं है ये देश होता है, सॉरी दास लिखा है। स्वराज पार्टी तो अलाउ कर दी थी ना रिमेन करने के लिए कांग्रेस के साथ, मतलब जो स्वराज पार्टी की थी वो क्रिएट करेंगे सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के साथ नहीं लोग करेंगे, तो इन लोगों दोनों का पटा ही नहीं ना, मतलब बना ही नहीं, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा, सेकंड सही है। व्हाट वाज द डिमांड रिलेटेड टू द एजुकेशन इन द जिन्ना 14, जिन्ना का जो 14 पॉइंट्स थे उसमें डिमांड क्या था, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल, ये सब चीज़ें। पहले जिन्ना बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में, बाद में अंदर से आया कि नहीं मुझे सेपरेट कंट्री चाहिए, तो वो सब अलग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्वराज पार्टी। CR दास वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्वराज पार्टी वाइल मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वराज पार्टी वॉज टू अटेन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन। मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड द स्वराज पार्टी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बोल रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सपोर्ट किए थे, तो बोल रहा है कौन सा करेक्ट है, और स्वराज पार्टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्वराज पार्टी तो 1 जनवरी CR दास, क्या लिखा है, CR दास वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है,
और ये थे प्रेसिडेंट, ये गलत दिया हुआ है, नेहरू जी प्रेसिडेंट नहीं थे, यही तो फंसाएगा। नेहरू जी भले ही बड़े हैं पर वो प्रेसिडेंट नहीं थे, तो वो गलत हो जाएगा। और इनका जो वो जो स्टेटमेंट था ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाली, वो सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही थी उस टाइम, मतलब पूर्ण स्वराज सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही थी। बस ये मोहम्मद अली जिन्ना जो सपोर्ट किया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो ओनली 3 हो जाएगा सही। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन ऑफ 1916? कौन INC का लखनऊ सेशन के पास वो हेड कर रहा था? तो हेड कर रहे थे AC मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण मंजूदार थे, हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेड कर रहे थे। By education I mean the all around development of the child and man body and spirit. The statement is related to the which of the following thinkers? Education का मतलब ये है, तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। Consider the following statement regarding to the early 20th century. INC के बारे में बोल रहा है कि INC की हालत पहले क्या थी, ठीक है। पहला बोला अर्लीस्ट नेशनलिस्ट विद द कांग्रेस एम्फोसाइज नेगोशिएशंस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर द ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए, तो इससे एम्फेसिस तो उस टाइम हुआ ही था, उस टाइम ही तो दबाव डाला गया था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की वजह से हम चेंज लाएंगे। मॉडरेट्स तो यही चाहते थे। असर्टिव नेशनलिस्ट विद इन द कांग्रेस डिमांडेड इमीडिएट सेल्फ रूल, जो कि स्वदेशी और बाइकआउट से कर रहे थे। दोनों स्टेटमेंट सही है कि जो उस टाइम जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए था उनको, ये नहीं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म कुछ कर रहे जा रहे हैं लाल बाल पाल वाले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statement. In 1923 elections, the Swarajists won more than 55 out of 101 elected seats in the central legislature. In the provincial legislative assembly, the Swarajists secured a clear majority in the Bengal. इसमें बोल रहा है कि clear majority बंगाल में, तो ये गलत है। पहले वाले इलेक्शंस में भी ना ये लोग स्वराज जो पार्टी, देखो दिल्ली सेशन जो है, देखो दिल्ली का सेशन जो है मौलाना आज़ाद कर रहे थे प्रेसाइड 1923 का। ड्यूरिंग दिस सेशन स्वराज पार्टी ग्रांट किए थे रिकॉग्निशन, ठीक है। उसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मैनिफेस्टो थे उसमें कंसिस्टेंसी कंटिन्यूंसी ये सब चीज़ें बात हुई थी, ठीक है। तो उसमें प्रोविंशियल इलेक्शंस की भी ये चीज़ें चल रही थी कि हाँ स्वराजिस्ट की ये कितने जीते थे सीट्स, ये 42 सीट्स के अप्रॉक्स जीते थे लोग। तो जो इलेक्शंस हो गए तो 42 सीट्स, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस कहाँ होंगे? CP में, UP में, बंगाल में, बॉम्बे में, ये एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंसोलिडेट करके रह गए थे, ठीक है। और ये तो गलत हो जाएगा, स्वराजिस्ट क्लियर मेजॉरिटी, तो नीदर 1 नीदर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करते करते जा रही हूँ मैं, तो नेक्स्ट सेशन में ये सारे के सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना 75 तक ही हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।